था काला द्रव्य वाले, हिपोक्रेटस ने जो 400 BC में वो जो डेफिनेशन ये क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, उसमें जो रक्त या लाल द्रव्य वाले जो मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रकार हैं उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया था। चूँकि जिनमें रक्त द्रव्य की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव या पहचान के लिए हिपोक्रेटस ने बताया कि ऐसे व्यक्ति हमेशा उत्साही होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, सक्रिय होते हैं और हमेशा अपने जीवन में आशावादी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। यद्यपि आगे के दो जो पीत द्रव्य और काला द्रव्य था, उसके बनिस्पत यद्यपि हम देखते हैं कि लाल या रक्त द्रव्य वाले मनुष्य काफ़ी अच्छे स्वभाव के होते हैं, क्योंकि ये जीवन में हमेशा आशावादी होते हैं, उत्साहित होते हैं, सक्रिय होते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं। देन हम लोग देखते हैं हिपोक्रेटस का जो लास्ट है कफ, यानी जिनमें कफ द्रव्य या श्लेष्मा की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं, चिंतित होते हैं, उसके बाद है कि विरक्त होते हैं, शांत होते हैं, अपने जीवन से आशावादी सोच को वो हटा देते हैं। यद्यपि हिपोक्रेटस के कफ द्रव्य वाले व्यक्तियों को देखें तो ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में हम देखते हैं कि हमारे कुछ जो वैराग्य भक्त होते हैं इत्यादि के वैराग्य भक्त लोग इस श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन में एकदम विरक्त हो जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की आशावादी सोच अपने अंदर नहीं रखते हैं। ये तो हिपोक्रेटस का 400 BC में किया गया वर्गीकरण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सैल्डन। सैल्डन ने शारीरिक गठन, शरीर की संरचना को आधार पर करके 3 प्रकार के व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। सैल्डन ने पहला बताया, दूसरा, तीसरा। पहला जो इनका व्यक्तित्व का प्रकार है एंडोमॉर्फिक, दूसरा है मेसोमॉर्फिक, इसके बाद है मॉर्फिक, ठीक है ना। एक्टोमॉर्फिक, इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, देन एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। ये 3 प्रकार शरीर के फिजिकल स्ट्रक्चर को, संगठन को, यानी हमारा जो शरीर का गठन होता है बाहरी, जिसको हम लोग बाह्य आवरण कहते हैं, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर को आधार मान करके इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। पहला इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और देन एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। लंबाकृति, मध्यम कृति या आयताकार, नाटाकार, चौड़ाकार इत्यादि उन्होंने इसके लिए शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। जब इंडोमॉर्फिक की बात आते हैं तो बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का जो शरीर होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी नाटा भी होते हैं और गोल मटोल भी होते हैं। गोल मटोल जैसा हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या व्यवहारिक जीवन में करते हैं, तो जो व्यक्ति छोटे कद के होते हैं, नाटे होते हैं, जो गोल मटोल होते हैं, सिंपल साधारण शब्दों में हम कहते हैं कि जो व्यक्ति देखने में गोल मटोल होता है, उसी व्यक्ति को सैल्डन ने इंडोमॉर्फिक कहा है। इंडोमॉर्फिक ये जो शरीर की विशेषता है, उसके उपरांत इन्होंने इसके कुछ लक्षण बताए कि ऐसे व्यक्ति इंडोमॉर्फिक जो व्यक्ति होते हैं वे तो समाज में मिलनसार होते हैं, हंसमुख मिजाज होते हैं, आलसी इस प्रकार होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति का आलस्य और सुस्त होते हैं, ठीक है, कि समाज में ये मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सुस्त और आलसी भी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इंडोमॉर्फिक व्यक्ति जो नाटाकार है, चौड़ाकार है, कुल मिला के कहें कि हम गोल मटोल है, वो सामाजिक होता है। ऐसा नहीं कि सामाजिक होता है, समाज में मिलता जुलता है सभी लोगों से, लेकिन साथ ही साथ यह सुस्त और आलसी भी होता है। देन हम लोग देखते हैं मेसोमॉर्फिक, मध्यम कृति या आयताकार। आयताकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं
जिनकी चौड़ी भुजाएं होती हैं, जिनका हाइट भी सामान्य, न तो ज़्यादा लंबे होते हैं, न तो ज़्यादा ही लंबा होते हैं, न ज़्यादा छोटे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों साधारण कद काठी के होते हैं, उनकी चौड़ाई भुजी होती है और वे हिस्ट पुष्ट होते हैं हिस्ट पुष्ट होते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो इनका बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में सर्डन महोदय बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं, समाज में मिलते हैं, उत्साही होते हैं, सक्रिय होते हैं, समाज के सभी कार्यों को करने में संलग्न रहते हैं, इत्यादि प्रकार की ये इन्होंने इसकी विशेषता बताई है, मतलब स्वभाव या विशेषता बताई है जो मेसोमॉर्फी में पाया जाता है। देन है हमारा एक्टोमॉर्फी यानी लंबाकृति। लंबाकृति कहे तो मैं आपको 1 मिनट फिगर के माध्यम से बताता हूँ कि किस प्रकार के व्यक्ति सर्डन के अनुसार होते हैं। पहले तो मैंने बताया था नाटाकार गोलाकार व्यक्ति वो इस प्रकार का होता है, देखिए फिगर के माध्यम से गोल मटो। देन है ये आयताकार यानी लंबा, न तो ज़्यादा न तो चौड़ा न का, और देन है उनका एक्टोमॉर्फिक इस प्रकार का व्यक्ति। इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, देन एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक के संदर्भ में के बारे में सर्डन महोदय कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति लंबे होते हैं, पतले होते हैं, साथ में सुस्त होते हैं, कामचोर होते हैं, सुकुमार होते हैं, निराशावादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक काम से अपने जीवन में बचना चाहते हैं और काम जब नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि जीवन में निराशा रहेगा। तो ये निराशावादी सोच के व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी काम को करने में आलस्य उत्पन्न होती है इनके अंदर। इसी कारण है कि सर्डन महोदय ने इन्हें सुकुमार कह करके संबोधित किया कि ऐसे व्यक्ति सुकुमार होते हैं। ये तो मैंने शारीरिक गठन के आधार पर सर्डन के द्वारा जो बताया गया है 3 प्रकार इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ये मैंने बताया है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक महत्वपूर्ण ही मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वर्गीकरण जो है वो है युंग महोदय का। युंग कितने जगह हम लोग जुंग भी देखते हैं, युंग जुंग बोथ आर द सेम, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। संपूर्ण व्यक्तियों के व्यक्तित्व को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला बहिर्मुखी, दूसरा है अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स, ये 2 प्रकार के व्यक्तित्व। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि युंग ने अपने जीवन में व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा था, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में जब उनकी आलोचना होने लगी तो उन्होंने या उनके कट्टर आलोचकों ने इन दोनों के बीच एक और व्यक्तित्व की परिकल्पना की जिसे हम लोग उभयमुखी कहते हैं, ठीक ना। इन दोनों के व्यक्तित्व के बीच वाले व्यक्ति को हम लोग उभयमुखी कहते हैं, उसकी भी परिचर्चा करेंगे। पहले हम इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी कहने से तात्पर्य जो बहिर्मुख का हो वो बहिर्मुखी, और जो अपने मानस ऊर्जा को अपनी अंदर की ओर खींचता हो उसे हम अंतर्मुखी कहते हैं। हमारे पास ऊर्जा होती है, मानस ऊर्जा हमारे अंदर होती है, ठीक ना। मानस ऊर्जा को जो व्यक्ति बाहर की ओर प्रेषित करता है, बाहर की ओर ढकेलता है, समाज की ओर ढकेलता है अपने मानस ऊर्जा को, उसे हम बहिर्मुखी कहते हैं। और मानस ऊर्जा को जो व्यक्ति अपने अंदर रखता है या घिसता है या अंदर की ओर ले जाता है उसे हम अंतर्मुख कहते हैं। मानस ऊर्जा हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, हमारे मन की ऊर्जाएं, जो बाहर ले जाता है उसे बहिर्मुखी, जो अंदर की ओर ले जाता है उसे अंतर्मुखी। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के बारे में जानने का सबसे अच्छा साधन ये है इन दोनों के बारे में कि दोनों में यदि आप डिफरेंस कर देते हैं, अंतर स्थापित कर देते हैं, तब दोनों को समझने में बहुत ही आसानी होता है। तो हम देखते हैं कि जहाँ बहिर्मुखी व्यक्ति
जहाँ बहिर्मुखी व्यक्ति एकांत रहना, बहिर्मुखी व्यक्ति जहाँ समाज में रहना चाहता है, वहीं अंतर्मुखी व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है। ये एकांत प्रिय होता है और ये समाज प्रिय होता है। यानी कहने का तात्पर्य बहिर्मुखी समाज में भीड़ भाड़ वाले जगह पे रहना पसंद करता है, जबकि अंतर्मुखी व्यक्ति एकांत में अकेले रहना पसंद करता है। बहिर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं ज़्यादा बोलते हैं, वह चलता का उनमें गुण पाया जाता है, और अंतर्मुखी व्यक्ति एकदम कम बोलते हैं, ना के बराबर में बोलते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति प्रभुत्व वाले व्यक्ति होते हैं, इनमें लीडरशिप का गुण होता है और अपना प्रभाव ये दूसरे पर डालना जानते हैं, जबकि अंतर्मुखी अंतर प्रतिभा वाले व्यक्ति में नेतृत्व के गुण का अभाव होता है। ये ऐसा नहीं कर पाते हैं या ऐसा नहीं कर सकते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में तो बहुत विस्तृत क्लासे या वर्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में ही चलेंगे। अब कुछ आलोचकों ने इनकी आलोचना की और बताया कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा स्पेशल यूंग के बारे में, तब मैं आपको अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में विस्तृत से बताऊंगा। फिलहाल चूँकि हम लोग पर्सनालिटी का काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व के, इसलिए इतना ही इनफ है कि समझ जाइए कि जो व्यक्ति अपनी मानस ऊर्जा को बाहर ले जाता है वो बहिर्मुखी, जो अपनी मानस ऊर्जा को अंदर की ओर रखता है वो अंतर्मुखी। लेकिन इनकी आलोचकों ने जब इनकी आलोचना की कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समय समय पर अपने गुणों को बताते हैं, यानी समय आने पर बोलते हैं, समय आने पर चुप रहते हैं, उनको किस वर्ग में रखा जाए। तब उन्होंने इसके लिए एक उभयमुखी एक तीसरे वर्ग की परिकल्पना की और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह माना कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। देन यूंग के बाद हम लोग एस्प्रेंगर जिन्होंने समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? एस्प्रेंगर जिन्होंने समाजशास्त्रीय आधार को मानकर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। समाज में निहित जो गुण होते हैं उसको आधार मानकर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, व्यक्तित्व के प्रकार बताया। और इसमें हम लोग देखते हैं इन्होंने कुछ इस प्रकार व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। पहला, सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति जिनके जीवन में सिद्धांत ही सब कुछ मायने रखता है, जो अपने सिद्धांत या सैद्धांतिक सोच से तनिक भी इधर उधर नहीं होते हैं, उन्होंने उस प्रकार के व्यक्ति को उन्होंने सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व कहा। जैसे हमारे फिलोसफर, पोएट, इस प्रकार जो भी कार्य करते हैं या लिखते हैं, सोच रखते हैं, उन्होंने इस वर्ग में रखा। जैसे दार्शनिक, कवि और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्रकार के सोच रखते हैं, जो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकते। दूसरा इन्होंने बताया राजनैतिक, ऐसे व्यक्ति जो समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं या ऐसी मंशा रखते हैं कि लोग मेरे पीछे आए, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, ऐसे व्यक्ति इनमें लीडरशिप का गुण होता है। जैसे हमारे यहाँ मंत्री, नेतागण और जो वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है। वैसे व्यक्तियों को हम लोग राजनैतिक प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंत्री होते हैं, नेतागण होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, इन लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि इनमें राजनैतिक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है और सैल्डन उनको राजनैतिक प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व बताते हैं। उसके बाद है सौंदर्यात्मकता प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के संबंध में स्प्रेंगर महोदय का कहना है कि जिन व्यक्तियों के अंदर कला प्रधानता होती है
कला की प्रधानता होती है या कला जैसी कला सोच वाले होते हैं, वैसे व्यक्तियों को उन्होंने सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कहा है। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं शिल्पकार, मूर्तिकार इत्यादि जो पाए जाते हैं, जिनका कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है, शिल्पकार, मूर्तिकार और जो भी इस तरह के विभाग या इस तरह के प्रथा से जुड़े होते हैं, उन्होंने सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाला कहा। या इसको एक और बात में हम लोग, जो सौंदर्य में अपने आप को लीन रखता है, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति सोच रखता है, उसे हम लोग सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कहते हैं। ध्यान आ जाता है धार्मिक प्रवृत्ति। धार्मिक प्रवृत्ति जैसा कि कहने से यह स्पष्ट है, धार्मिक प्रवृत्ति कहने से यह स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति का मन धर्म की बातों में लगा रहे, उसे हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कहते हैं। ठीक है ना, कोई किसी तरह का दिक्कत हो नहीं है। जैसे संत, पूजा पाठ करने वाले पुजारी, धर्म संस्थाओं में रहने वाले, धर्म संस्थाओं में जो नेतृत्व करते हैं, जैसे इस्लाम समाज में मौलवी और हमारे हिंदू समाज में पंडित जी, पुजारी इत्यादि इस वर्ग में आते हैं। उनकी प्रत्येक सोच में धार्मिक बातों की प्रधानता होती है। दैन उसके बाद हम लोग आते हैं आर्थिक। ठीक है, आर्थिक कहने का ही तात्पर्य होता है ऐसे व्यक्ति जो सभी कार्यों को अपने द्वारा संपादित कार्यों को लाभ और हानि के तराजू पर तौले, उसे हम लोग आर्थिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। यानी उसकी प्रत्येक क्रिया में लाभ और हानि, व्यापार से संबंधित क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, वैसे व्यक्तियों को हम लोग आर्थिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कहते हैं। यानी जो भी वो कार्य करेगा लाभ और हानि को ही सोचकर करेंगे, चाहे व्यापार करें, उद्योग स्थापित करें या किसी प्रकार के कोई भी कार्य को संपन्न करें। ठीक ना। एक और प्रकार है सामाजिक, जगह नहीं है, छठा जो प्रकार है वो है सामाजिक। ठीक ना, सामाजिक। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो समाज के कार्यों में अपने तल्लीनता बनाए रखते हैं या सामाजिक कार्यों को करने में उनकी इच्छाएं रहती हैं या उसमें वो पुरजोर अपना समर्थन रहते हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक ना, हमारे यहाँ बहुत सारे देख लीजिए, जैसे अभी कोरोना महामारी हमारे यहाँ महामारी का स्वरूप ले चुका है पूरे विश्व में। बहुत सारे ऐसे आपको व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मिल जाएंगे जो बिना किसी निस्वार्थ सेवा के कोरोना पीड़ित या कोरोना से जो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में व्यक्ति हैं, उनके लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को हम लोग सामाजिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं, जो समाज के कार्यों में अपनी संलग्नता या अपनी तल्लीनता को बनाए रखते हैं, उन्हें हम सामाजिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। मैंने आपको लास्ट में ही बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमारे कपिल मुनि ने इन सबसे पहले, हिपोक्रेटस हो या कोई भी हो, उनसे पहले उन्होंने बहुत दिन पहले, आपको पता होगा कि कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे और सांख्य दर्शन हमारे यहाँ सबसे अति प्राचीन दर्शनों में से एक दर्शन है सांख्य दर्शन। इससे स्पष्ट होता है कि पाश्चात्य सभ्यता से पहले ही हमारे यहाँ ये जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण हो चुका था। सांख्य महोदय ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। पहला था अकॉर्डिंग टू कपिल मुनि ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। यानी यद्यपि हम कहें कि सबसे प्रारंभ यदि व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था तो वो तो कपिल मुनि ही होंगे। हिपोक्रेटस से भी पहले उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इन्होंने सत्व, रजो और तमो, इन 3 गुणों के आधार पर व्यक्तियों का
वर्गीकरण किया था। यानी जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होगी वो सात्विक व्यक्तित्व का होगा, जिसमें रजोगुण की प्रधानता होगी वो रजोगुण वाला व्यक्तित्व होगा, और जिसमें तमोगुण की प्रधानता होगी वो तमोगुण का व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा। यदि हम लोग सत्व गुण में आते हैं तो सात्विक गुणों में हम देखते हैं कि यहाँ पर नैतिकता आदर्श को मूल्यवान मान करके ही सात्विक गुण उसमें होता है। यानी कहने का तात्पर्य हम यह कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में गुण ही गुण हो, अवगुण लेस मात्र भी नहीं हो, उस व्यक्ति को हम लोग सात्विक व्यक्ति या सात्विक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कह सकते हैं। यानी सिर्फ गुण ही गुण हो, अवगुण का वहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति आदर्शवादी होगा, नैतिक होगा, मूल्यों को ही अपने जीवन में परम स्थान देगा, उसका अमूल्यों से किसी भी प्रकार का कोई भी नाता नहीं होगा। यानी जिस व्यक्ति में हम लोग कह सकते हैं गुण ही गुण हो, ठीक ना, गुण ही गुण हो, या नैतिक होगा, मूल्यवान होगा। दूसरा है रजोगुण। इस व्यक्ति में प्रायः इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो साहसी होते हैं और राजसी की इनमें प्रधानता होती है। प्रायः हमारे यहाँ राजा महाराजाओं में इस प्रकार के गुण पाए जाते थे, ठीक ना। यह राजसी होते हैं, साहसी होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, आलसी बिल्कुल नहीं होते हैं, साहसी और पराक्रमी होते हैं। इनमें गुण एवं अवगुण दोनों पाए जाते हैं। देन हम लोग आते हैं तामसी या तमोगुण। इनमें सिर्फ अवगुण ही अवगुण होते हैं, अवगुण ही अवगुण होते हैं। ये व्यक्ति निर्दयी होते हैं, कामुकतावासी होते हैं, आलस्य होते हैं, आलस्य इनमें प्रधानता होती है, कामुकता की प्रधानता होती है, और इनके जीवन में मूल्य और नैतिकता का कोई भी स्थान नहीं होता है। ये हम लोग देख लिए इस सात्विक गुण के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर कपिल मुनि ने किस प्रकार तीन प्रकार के व्यक्तित्व का निर्धारण किया है। देन जो हमारा क्लास होगा, हमारा जो वर्ग होगा वो व्यक्तित्व के एवोल्यूशन ऑफ पर्सनालिटी होगा। यानी व्यक्तित्व का हम लोग मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं वो उसके बारे में हम लोग अगले कक्षा या वर्ग में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही जाकर के लाइक बटन को दबाएं, बेल आइकन में हमारे वीडियो देखें, ताकि जो हमारे आगे आने वाले जो वीडियो है उसको आप देख पाएँ, आप तक पहुंच पाएँ। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।